स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। चलिए हम लोग बेटा आज से शुरुआत करते हैं एमपीजी के, यानी हम लोग पढ़ेंगे एमपी सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है सर, अचानक हम लोग आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की शुरुआत क्यों कर रहे हैं और इस पर हम लोग विशेष फोकस कुछ दिनों से क्यों करने लगे हैं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, एक तो हाल ही में एमपी पटवारी, तो सबसे पहले तो बेटा एमपी पटवारी वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण जीके को हम लोग डिस्कस करेंगे। एमपी पटवारी के अलावा बेटा हम लोग बात करेंगे, तो इसके बाद एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है। एमपी में फॉरेस्ट गार्ड की बेटा क्या है, तो हम लोग कहेंगे वैकेंसी। इसके बाद बेटा हम लोग बात करें तो एमपी में है जेल प्रहरी, जिसे हम लोग बोलते हैं जेल पुलिस, तो जेल पुलिस की वैकेंसी। और बेटा हम लोग बात करें तो हाल ही में एमपी एसआई एंड बेटा हम लोग एमपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और हम लोग जानते हैं कि अगर 5 चांस हम लोगों को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो स्वाभाविक बात है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके का तो एक अहम रोल होने वाला है। तो ठीक है, तो बेटा हम लोगों को हाल ही में एमपी पटवारी का एग्जाम देना है। कब होगा? मार्च महीने में। फॉरेस्ट गार्ड, जेल पुलिस कब होंगे? मई महीने में। समथिंग समथिंग एमपी एसआई और एमपी पुलिस जुलाई से अगस्त के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। और इन सब में सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो एमपी जीके का। तो चलिए बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। चलो अब सवाल यह है सर, हमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ना कैसे है, या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ना कैसे शुरू करें। इस बात की गारंटी है कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लो। एमपी जीके से आपका एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा। कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, ये आपको अब समझ में आएगा। तो अक्सर मैं एमपी शुरू करने से पहले क्लास में 2 सवाल पूछता हूं, वही आपसे शुरू कर देता हूं। सबसे पहले, भारत आजाद कब हुआ, यानी हमें स्वतंत्रता कब मिली? तो सब बच्चे कहते हैं सर 15 अगस्त 1947, 1947 में भारत आजाद हुआ। वेरी गुड। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश का निर्माण या मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो सब लोग कहेंगे सर 1 नवंबर 1956 को क्या है, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, यानी छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ? तो हम लोग कहेंगे सर 1 नवंबर 2000। सवाल यह है कि जिस तरह भारत 15 अगस्त 1947, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 और छत्तीसगढ़ गठन कब होता है, 1 नवंबर 2000। तो बताइए छत्तीसगढ़ 2000 से पहले किसका हिस्सा था? सब लोग कहेंगे सर मध्य प्रदेश का। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश 1956 से पहले किसका हिस्सा था? तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे सर भारत का। बिल्कुल सही भी है, लेकिन बेटा भारत का हिस्सा तो वो आज भी है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये बात सही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, अर्थात मध्य प्रदेश के निर्माण के बारे में जानकारी चाहिए। और हम लोग अच्छे से जानते हैं 1956 से पहले मध्य प्रदेश के टोटल 4 भाग हुआ करते थे, जिनमें बेटा अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड था। हम लोग आगे बात करेंगे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड लास्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं भोपाल स्टेट। तो कुल मिलाकर ये है, मध्य प्रदेश वास्तव में एक था ही नहीं। मध्य प्रदेश को 4 अलग अलग जगह से हम लोग हैंडल करते थे। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, जिसे पार्ट ए कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस बरार यानी मध्य प्रांतीय क्षेत्र, और इसकी राजधानी नागपुर थी। अर्थात मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हम लोग नागपुर से हैंडल करते थे। दूसरा बेटा हम लोग बात करते थे पार्ट बी, किसकी? पार्ट बी, जिसे हम कहते थे मध्य भारत प्रांत, और इसे हम लोग इंदौर एवं ग्वालियर 2 जगह से हैंडल करते थे। वो बात अलग है, 6.5 महीने और 5.5 का कॉन्सेप्ट था। तीसरा बेटा हम लोग बात करते हैं पार्ट सी, जिसे हम बोलते थे विंध्य भारत प्रांत, और विंध्य भारत प्रांत कहां से हैंडल होता था बेटा? रीवा एंड भोपाल स्टेट को हम लोग भोपाल से करते थे। सवाल ये है तो सर हमारा टॉपिक्स क्या हुआ? तो चलिए सब लोग हेडिंग डालेंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एमपी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर सबसे पहले मध्य प्रदेश का निर्माण। सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के निर्माण के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
तो हम लोग कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ एमपी। तो फॉर्मेशन ऑफ एमपी के बारे में हम लोग अब करने वाले हैं डिस्कस। और फॉर्मेशन ऑफ एमपी जितना बढ़िया समझ जाओगे, मध्य प्रदेश का इतिहास उतना ही बढ़िया समझ में आएगा। ठीक बेटा, हम लोग पहली हेडिंग डाल चुके हैं, मध्य प्रदेश का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एमपी। तो सबसे खास बात बेटा ये है, आप पेन और पेपर लेके बैठिए, जिससे मैं क्लास में जैसे पढ़ाता हूं ना वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा। जहां नोट डलवाता हूं, जहां बताना है, आप साथ साथ लिखते जाना। वीडियो को पुश कर करके लिख लेना, क्योंकि वीडियो में उतनी धीमी स्पीड रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के निर्माण को कैसे पढ़ सकते हैं। तो बेटा हम पढ़ने की दृष्टि से इसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1947 से पहले का एमपी। सबसे खास बात यह है 1947 से पहले मध्य प्रदेश कैसा था। इसके बाद बेटा हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं सर 1947 से लेकर 1956 का एमपी, यानी 1947 से लेके 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। तीसरे नंबर पर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे 1956 से लेकर 2000 का एमपी, अर्थात जब तक मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था तब तक मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी, और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन रह गई। और इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे 2000 से लेकर वर्तमान का एमपी, अर्थात 2023 तक का एमपी। तो हम लोग मध्य प्रदेश को कितने भाग में डिवाइड करेंगे। तो मध्य प्रदेश को बेटा हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे भारत आजाद होने से पहले मध्य प्रदेश की वेशभूषा क्या थी, क्या था मध्य प्रदेश के बारे में, और ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को कैसे हैंडल करते थे। दूसरे नंबर पर बेटा हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने से लेकर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस टाइम तक मध्य प्रदेश को कैसे हैंडल किया गया, कैसे प्रशासन हुआ। तीसरे नंबर पर देखेंगे जब मध्य प्रदेश बन गया और छत्तीसगढ़ इसी का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश कैसा था, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें थी, और एमपी को कैसे टैकल करते थे। एंड जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कौन कौन से चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव हुआ, और सबसे खास बात कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश कैसा है। और जैसे ही बेटा हम लोग बात करेंगे आज क्या है, तो हम कहेंगे सर 23 जनवरी 2023। आज 23 जनवरी 2023 है। तो पता चलेगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश में जो संभाग है, डिवीजन है, उनकी संख्या 10 है। एंड जिलों की संख्या कितनी हो गई है बेटा, तो हम लोग कहेंगे 52। और जैसे ही बेटा हमें 10 संभाग 52 जिले समझ में आएंगे तो हमारा टॉपिक्स बन जाएगा मध्य प्रदेश के मैप, एमपी की मैपिंग सीखेंगे। और जैसे ही हमने मध्य प्रदेश के कोने कोने को पढ़ लिया, फिर तो भैया मध्य प्रदेश में जो भी पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग निर्माण करते हैं मध्य प्रदेश का, और हम लोग पहली हेडिंग डाल चुके होंगे 1947 से पहले मध्य प्रदेश, अर्थात आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालोगे मध्य प्रदेश का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ एमपी, और उसमें लिख लोगे मध्य प्रदेश को निर्माण को 4 भागों में बांटा जाता है। और नंबर 1 1947 से पहले का एमपी। तो हम लोग बेटा हेडिंग डाल चुके हैं 1947 से पहले एमपी। 1947 से पहले एमपी क्या था, या मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी। तो हम लोग बात करेंगे 1947 से पहले का एमपी और 1947 से पहले मध्य प्रदेश कैसा था, क्या था। सबसे बेटा पहले हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जाने, अर्थात प्राचीन काल में, एंशिएंट काल में, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश को हमें कहीं भी मध्य प्रदेश के नाम से वर्णन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश का जो हमें वर्णन मिला है वो सबसे पहले बेटा हमें ब्राह्मण ग्रंथ में मिला है। और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिला है, तो हम लोग कहेंगे सर इसी में से एक ग्रंथ था जिसका नाम था शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोगों को सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश का जो नाम था वो रेवोत्तर था। क्या था बेटा, रेवोत्तर। और रेवोत्तर का मतलब है रेवा नदी के उत्तर का भाग, और रेवा बेटा क्या है, तो हम लोग कहेंगे नर्मदा नदी का प्राचीन नाम। तो वास्तव में प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का वर्णन हमें किस नाम से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में रेवोत्तर। रेवोत्तर का मतलब है नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग था उसे ही हम लोग क्या कहते थे, तो हम लोग कहते थे बेटा वर्तमान का मध्य प्रदेश। अर्थात मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है, तो हम कहेंगे नर्मदा के उत्तर में जो पाया जाता है वही क्या है, मध्य प्रदेश। वही क्या है बेटा, मध्य प्रदेश है।
इसी में कहा गया कि भैया जो रेवोत्तर था ना, ये रियल में था क्या, ये था क्या, क्यों वर्णन मिला, तो इसे बेटा दक्षिणापथ कहा गया, दक्षिणापथ कहा गया। अर्थात दक्षिण का जो रास्ता था वो रेवोत्तर वाले भाग से गुजरता था और यहीं से लोग उत्तर से दक्षिण को जोड़ते थे। जैसे बेटा हम लोग यहाँ छोटा सा मध्य प्रदेश का एक मैप बनाकर देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बेटा देखेंगे तो हमें समथिंग ये वाला भाग जो होगा ये किसका दिखाई देगा बेटा, मध्य प्रदेश का। इस वाले भाग में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कौन सी नदी बहती है बेटा, तो हम लोग कहेंगे नर्मदा अर्थात रेवा। और यहां से जो नीचे वाला रास्ता जाता था यही क्या था, रेवोत्तर। भगवान श्री राम कहां से चले बेटा, अयोध्या। कहां से चलेंगे, अयोध्या यूपी से। और धीरे धीरे चित्रकूट, पचमढ़ी और यहीं से कहां जाएंगे बेटा, तमिलनाडु के पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप के धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के कलाई मन्नार तक किसका निर्माण होगा, राम सेतु का। और राम सेतु से भगवान राम क्या करेंगे, आगे चलकर श्रीलंका पर यानी लंका पर विजय प्राप्त करके दशानन को हराएंगे। तो सबसे पहली बात यह है, मध्य प्रदेश को प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया है, तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश को प्राचीन काल में रेवोत्तर कहा गया है। अर्थात रेवा नर्मदा नदी के उत्तर का भाग मध्य प्रदेश कहलाया है प्रेजेंट का। और इसे हम दक्षिणापथ कहते थे। दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण को जाने वाले रास्ते में आने वाला भाग। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, तो हम लोग कहेंगे सर इसी को हम लोगों ने बोल दिया है दक्षिणापथ। ठीक है, अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है सर, हम लोगों ने देखा प्राचीन काल में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर कहा गया। अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे बढ़े तो भारत में वैदिक काल के बाद होता क्या है, दो नए धर्मों का उदय हुआ। और हमें सबसे पहले जो धर्म मिलता है उस धर्म का नाम है जैन धर्म। एंड बेटा में दूसरा धर्म जो मिलता है उस धर्म का नाम क्या है, बौद्ध धर्म। ठीक है सर, जैन धर्म की एक पुस्तक मिली है जिसका नाम है बेटा भगवती सूक्त। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे भगवती सूक्त। और बुद्ध धर्म की जो पुस्तक मिली है उसका नाम क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे अंगुत्तर निकाय। क्या है बेटा, अंगुत्तर निकाय। कहने का अर्थ यह है कि आगे चलकर जब हम लोग इतिहास में आगे बढ़े तो जैन धर्म के भगवती सूक्त और बुद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें ये पता चला कि जो हमारा भारत था ये उस टाइम 16 महाजनपदों में विभक्त था। और 16 महाजनपदों में हमने अगर इतिहास पढ़ा हो तो सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद माना जाता था बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे मगध। और हम मगध साम्राज्य हर्यक वंश से लेकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि सर हम लोग रियल में भारत के इतिहास को ना पढ़ते हुए मध्य प्रदेश के बनने के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हमें मध्य प्रदेश के बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग एमपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, महाजनपद क्या था, कुछ लोगों का सवाल हो सकता है। तो हमें पता है वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। कुल के मुखिया कुलपति कहलाए। कुल से बड़ा समुदाय बनता था ग्राम। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाया। ग्राम से बड़ा जन और जन से बड़ा क्या बना बेटा, तो हम लोग कहेंगे ग्राम से बड़ा विष और विष से बड़ा क्या बना बेटा, जन। और ऐसे कई जनों को मिलाएं तो नाम था महाजनपद। जैसे आज गांव से बड़ा ब्लॉक और ब्लॉक से बड़ा बेटा हम लोगों ने यानी गांव से बड़ा हमने सबसे पहले ब्लॉक और उसके बाद तहसील, तहसील से जिले और कई जिलों को मिला दिया जाए तो बनता है राज्य। अर्थात उस टाइम के महाजनपद आज के स्टेट हैं। आज जैसे भारत 28 राज्य यानी स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है, उस टाइम 16 महाजनपदों में विभक्त था। इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो बेटा कहां पाए जाते थे, तो बेटा हम लोग कहेंगे एमपी। तो ये पूछ सकता है, बताइए प्राचीन काल में कितने महाजनपद ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में थे, तो हम लोग कहेंगे 2 महाजनपद थे। इन्हें हटाते हैं और फिर हम देखते हैं वो 2 महाजनपद कौन से हैं। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे, प्राचीन काल में जैन धर्म और बुद्ध धर्म की 2 पुस्तकें, नाम क्या लिखेंगे, भगवती सूक्त और अंगुत्तर निकाय से प्रमाण मिलता है कि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिनमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। एक महाजनपद को बेटा हम लोग बोलते थे अवंती महाजनपद, और दूसरे महाजनपद को बेटा हम लोग बोलते थे चेदी महाजनपद। अब इसमें से बेटा अवंती और चेदी महाजनपद के बीच में क्या थी, एक नदी बहती थी और इस नदी का नाम क्या था बेटा, वेत्रावती। और आजकल यही वेत्रावती क्या बन गई है बेटा, वेतवा।
आगे पढ़ेंगे रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलेगी। कहां से निकलेगी? रायसेन जिले के कुमरा। सीधी बात है, वेतवा नदी के उस पार अवंती महाजनपद, इस पार क्या था? चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। अवंती महाजनपद फॉर एग्जाम्पल ये है, इतना बड़ा। इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती थी, इस नदी को हम लोग बोलते थे बेटा उस टाइम नेत्रावती। क्या बोलते थे? नेत्रावती। और आजकल यही नेत्रावती क्या है बेटा? नर्मदा। इसमें बेटा जो ऊपर वाला भाग था इसे कहते थे उत्तर अवंती, इसे कहते थे उत्तर अवंती। और उत्तर अवंती की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, उसी को हम लोग बोलते थे बेटा उज्जैनी। क्या बोलते थे? उज्जैनी। दक्षिण वाले भाग को क्या कहते थे? तो बेटा हम लोग दक्षिण वाले भाग को कहते थे दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती। और ये जो दक्षिणी अवंती थी बेटा, इसी की राजधानी थी महिष्मती। क्या थी? महिष्मती। और याद रखियो, इस महिष्मती का बाहुबली फिल्म से कछु लेवे देवे नहीं है। ये महाजनपद जो था, इसका मतलब महिष्मती का महेश्वर से था। तो यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, भारत में कितने महाजनपद थे? तो हम लोग लिखेंगे सर, प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। सबसे बड़ा और समृद्ध महाजनपद था अवंती। अवंती महाजनपद कितने भागों में डिवाइड था? 2। अवंती महाजनपद का जो उत्तरी भाग था, जिसे उत्तरी अवंती बोलते थे, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। बीच में नर्मदा नदी आती थी, जिसे नेत्रावती कहा गया। इसी का दक्षिणी भाग था, उसे बोलते थे बेटा दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी थी महिष्मती। बेतवा नदी के इस पार था चेदी महाजनपद, और इस चेदी महाजनपद की राजधानी थी बेटा सुक्तावती। क्या थी? सुक्तावती। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे। इतिहास में क्या हुआ? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को सतपथ ब्राह्मण में हम लोगों ने रेबुत्तर कहा। रेबुत्तर का मतलब है रेवा नदी के उत्तर में पाया जाने वाला भाग। इसके बाद मध्य प्रदेश का नाम पता चला, फिर हम लोग आगे बढ़े तो पता चला इसी में जैन धर्म के भगवती सूक्त और बुद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से होता क्या है, 16 महाजनपदों का प्रमाण मिला। 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद, कितने? 2। कहां थे बेटा? मध्य प्रदेश में। और इन 2 महाजनपद में से अवंती और चेदी को हम लोग पढ़ चुके। आगे हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो हम लोग हर राजाओं को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें मध्य प्रदेश का निर्माण, गठन देखना है कैसे हुआ। समय बीतता गया, कई राजा आए, जिसमें गोल्डन पीरियड हम लोग गुप्ता टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। धीरे धीरे चेंजेस हुआ, भारत में अरबों के आक्रमण हुए, मुस्लिम एम्पायर आया, इस्लामिक एम्पायर आया। इसके बाद हम लोग अच्छे से जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी आई, और यूरोपीय कंपनियों में एक कंपनी आई जिसका नाम क्या था बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात ब्रिटेन, अंग्रेज। अंग्रेज जब आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा या हम लोगों ने सुना भी होगा, सबसे पहले 1757 क्या करते हैं बेटा? आगे इतिहास में पढ़ाएंगे हम आपको, बढ़िया ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। ब्लैक होल क्या है, प्लासी, बक्सर, सब पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल पे अधिकार हो गया। बंगाल को सबसे पहले हैंडल किया अंग्रेजों ने, और बंगाल में हम लोगों ने देखा होगा तो बंगाल के गवर्नर, वाइसराय बनेंगे। अंग्रेजों ने क्या है, पूरे भारत को टेक ओवर करने के लिए कई युद्ध लड़े, कई युद्धों को उनने किया। इनमें से हम कई युद्ध में देखेंगे, 4 आंग्ल कर्नाटक युद्ध, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध, 3 आंग्ल अफगान, एंड लास्ट हम लोग बात करें तो इसी तरह भारत में क्या हुआ, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। मराठाओं का उस समय जो बोलबाला था वो हुआ करता था प्रेजेंट के महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इन 3-4 क्षेत्रों में मराठा प्रबल थे, और इन्हीं में मराठाओं के युद्ध में 1818 की डेट आई। कब आई बेटा? 1818। और युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा? तो हम कहेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है उसमें एक तरफ कौन थे बेटा? अंग्रेज, ब्रिटिश कंपनी। दूसरी तरफ कौन थे बेटा? मराठा। और मराठाओं के इस टाइम पर जो पेशवा थे, उन पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव सेकंड जो है वो हम लोग जानते हैं अंतिम मराठा पेशवा। जबकि बालाजी विश्वनाथ पहले मराठा स्थायी पेशवा बने थे। बाजीराव जो द्वितीय थे वो बेटा हार गए, अंग्रेज इसमें जीते। इन्हीं मराठाओं के एक सरदार थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, इनका नाम था बेटा अप्पाजी भोंसले। और अप्पाजी भोंसले नाम के जो सरदार थे, ये मध्य प्रदेश के मेनली 3 क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। एक क्षेत्र इनके पास था सागर वाला, एक क्षेत्र था बेटा दमोह वाला, और एक क्षेत्र को हम नर्मदा क्षेत्र कहते हैं, अर्थात जबलपुर, होशंगाबाद, ये वाला एरिया।
इन 3 क्षेत्रों पर थे। चूंकि इसमें हारे कौन बेटा, मराठा, जीते कौन, अंग्रेज, इसलिए मराठाओं के इस क्षेत्र को अप्पाजी भोसले से कौन ले लेते हैं बेटा, अंग्रेज। इसके पास चले गए अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने सागर, दमोह और नर्मदा यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश में एंट्री शासन की कहां से करते हैं, सागर, दमोह, नर्मदा से। अब आप ऐसे समझ लो, एक कोई बंदा है, 100 बीघा पक्की उसके पास जमीन है। अब उसे 2 बीघा जमीन कहीं बाहर मिल जाए तो वो 100 बीघा छोड़ के 2 बीघा को तो जाएगा नहीं। तो वो क्या करेगा, उनके आस पड़ोस में अगर कोई वहां रहता है या उनका कोई बंदा है तो उनसे कहेगा भैया आप टैकल करो। अब अंग्रेज इन 3 क्षेत्रों को चलाएं कैसे, ये उनके ऊपर सवाल था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके पास एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थी, जिसको हम लोग कहते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत, और जिसकी राजधानी थी बेटा आगरा। और इस आगरा वाले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एक प्रांत था, उसको प्रशासन के लिए दे दिया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने सागर, दमोह, पन्ना, नर्मदा पर कब अधिकार प्राप्त किया, 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। किससे लिया, अप्पाजी भोसले से। और अंग्रेजों ने इसे प्रशासन के लिए कहां दे दिया, आगरा, अर्थात नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को। ठीक है, यहां से मध्य प्रदेश बेटा क्या है, आगे बढ़ा। याद रखेंगे अंग्रेजों की मध्य प्रदेश में क्या हो गई है, एंट्री हो गई। अंग्रेजों की मध्य प्रदेश में क्या हो गई बेटा, तो हम लोग कहेंगे अंग्रेजों की मध्य प्रदेश में एंट्री। धीरे धीरे बेटा समय बीतता गया और समय के साथ साथ अंग्रेजों की नीतियां, हम सब जानते हैं अंग्रेजों की एक सिंपल नीति थी, फूट डालो शासन करो। कुल मिलाकर भारत पर अधिकार के साथ साथ लूटना है भारत को। सारा खेल पैसे का था, प्रशासन का नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था अंग्रेजों का इतना, 74 देशों पे शासन था, लेकिन भारत सोने की चिड़िया थी, तो मेन काम था उनका पैसा। अंग्रेजों में हम सब जानते हैं एक लॉर्ड डलहौजी नाम का अंग्रेज अधिकारी आया। और लॉर्ड डलहौजी नाम का जो अंग्रेज अधिकारी आया, ये एक नीति लेकर आया था, और इसकी नीति सबसे खतरनाक थी। नाम तो बोलता था व्यपगत सिद्धांत, नाम क्या बोलता था, व्यपगत सिद्धांत, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लेकिन नाम ये था, काम किसका था बेटा, पता है सबको, हड़प नीति। हड़प नीति, इनने एक नियम बना दिया कि अगर किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वो साम्राज्य स्वतः ही ब्रिटेन के अधीन हो जाएगा। वो साम्राज्य ही नहीं होगा बेटा, उस साम्राज्य को वो किसी दूसरे को नहीं दे सकती। सबसे पहले हड़प नीति जो लागू हुई वो सतारा पे हुई, झांसी में जाकर युद्ध हो गया, सबको पता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो अंग्रेजों ने हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। इधर भारत के मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन है, तो मध्य प्रदेश में एक राजा थे, नाम था राघोजी तृतीय। राघोजी थर्ड नाम था, राघोजी तृतीय। और राघोजी जो तृतीय थे, इनका राज्य जो मेन था वो था नागपुर। और नागपुर जो था, इनके क्या था, कोई पुत्र नहीं था। इसलिए बेटा 1853 में अंग्रेजों ने क्या किया, नागपुर पर अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजों ने सागर, दमोह, नर्मदा वाला क्षेत्र कब लिया, 1818। और अंग्रेजों ने नागपुर पर अधिकार कब किया, 1853। मुख्य है क्योंकि मध्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी क्या है, नागपुर, जो आज भले ही महाराष्ट्र में हो। अपन जब तक बेटा 47 से लेके 2000 तक नहीं पढ़ोगे, बात समझ में कम आएगी। लेकिन ये वो बात है जो बुक्स में भी नहीं मिलेगी, देख लेना खोल के है। चलिए, नागपुर पर अधिकार हो गया 1818। हम सब जानते हैं इस हड़प नीति के चक्कर में और आगे चर्बी वाले कारतूस के चक्कर में पूरे भारत में 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को अपनी औकात और हम लोगों को अपनी औकात समझ में आई। हम लोग समझ गए अंग्रेज तोप नहीं है, चाहे तब उड़ाए दें, बस गद्दार कम है। अंग्रेजों समझ गए, अंग्रेजों का तो अधिकारी लॉर्ड कैनिंग कहता था, वो तो भारत के लोगों ने हमें एक झोंके में बहा दिया होता। यहाँ के जमींदार, सरदार और राजाओं ने अगर इनके खिलाफ तरंग रोधकों का काम नहीं किया होता। हड़प नीति के फेल होने के कई कारण थे, जिनमें एक कारण अपनों के साथ गद्दारी थी। ये कटु सत्य है। हड़प नीति में जब 1857 की क्रांति हुई, भारत के लोगों को खुश करने के लिए 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट में क्लियर कर दिया कि भैया अभी तक जो कुछ भी हुआ भारत में, उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन की सरकार की नहीं है। हम लोग टेंशन में आ गए, पगले आए गए, इतनी बड़ी क्रांति हो गई, हम लोग निबट गए, तुम कह रहे हमारी गलती नहीं है। फिर ब्रिटेन सरकार ने समझाया भैया गलती जा से नहीं है, अभी तक भारत पे जो शासन कर रहे थे ना, भी होती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब भारत पर शासन होगा क्राउन का। और क्राउन का अर्थ ये है कि जिस तरह ब्रिटेन की जनता हंसी खुशी रह रही है, आप भी रह सकते हो। फिर मैंने की देखो, हमने तुम्हारे लाए
1854 में क्या करी बेटा हमने ट्रेन चलाई। तो ऐसी बहुत सारी 1853 में ट्रेन चलाई 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है 1858 ईस्वी में ये होता है सब कुछ। इसके लिए ब्रिटेन की सरकार को दिखाना था कि हमने रियल किया है, तो उन्हें बहुत बदलाव किए। पहला बदलाव, आज से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया जाता है, नया पद वाइसराय का होगा जो ब्रिटेन का सरकार का बंदा माना जाएगा। इसी के तहत बेटा होता क्या है 1861 में सबसे पहले एमपी में सीपी का निर्माण किया गया। इसका निर्माण हुआ बेटा तो सीपी का, अर्थात सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं, मध्य प्रांत। लेकिन आज भी इसको टैकल कहां से किया जाएगा बेटा, आगरा। टैकल कहां से हो रहा है, आगरा से। निर्माण हुआ है सीपी का। कहानी जब आगे बढ़ी, इधर मध्य प्रदेश का निचले वाला भाग उस टाइम का महाराष्ट्र को छूता था। उधर हैदराबाद रियासत जो थी उनकी एक रियासत का हिस्सा था जिसका नाम था बेटा बरार। नाम क्या था बेटा, बरार। अब हुआ ये 1902 और 3, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूं क्योंकि लिखित जो जानकारी है वो 3 है। अंग्रेज, ब्रिटेन के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कहाँ जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे वो सब जाते हैं कहां पर बेटा, तो हैदराबाद के राजा के पास। और हैदराबाद का उस समय निजाम कौन था, तो हम लोग कहेंगे आसफ जहां 6, आसफ जहां 6। और इनसे कहा देखो भैया तुम तो टैक्स ले नहीं पा रहे बरार से, कि आओ 25 लाख रुपया पर ईयर आपको देंगे, 25 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। क्या करने, बरार हमें दे दो। मिलने की तो और बढ़िया है, हमारा तो है नहीं पा रहा, तुम ले जा। और अब होता क्या है, तो याद रखेंगे सीपी का निर्माण 1861 और बरार का निर्माण 1903। इधर भारत में कई आंदोलन आए जिन्हें इग्नोर करेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे। जैसे भारत में बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन, कई घटनाओं के बाद लास्ट में अंग्रेज क्या करते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम लेकर आए। भारत में शासन का जो एक्ट होगा, अधिनियम होगा, वो क्या होगा, और भारत शासन अधिनियम में इनने बहुत सारी खूबियां रखी जिनमें डोमिनियन स्टेट यानी प्रांतों को स्वायत्तता दे दी। तो सीधी सीधी बात ये है, अंततः 1935 भारत शासन अधिनियम आया। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रांतों को स्वायत्तता दे दी, डोमिनियन स्टेट दे दिया। ये क्लियर कर दिया गया कि भारत में भारत के लोग चुनाव में जिस बंदे को जिताकर भेजेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था से, उसी के अनुसार हम शासन करेंगे, उन्हीं के अनुसार चलेंगे। और इसमें बेटा अगर हम टोटल की बात करें तो उस टाइम पर 11 प्रांत बनाए गए। कितने प्रांत बने, 11। और इन्हीं में से क्या होता है बेटा 24 अक्टूबर, अब ध्यान देंगे, स्टार लगा लेंगे, मोस्ट बात है, 24 अक्टूबर 1936 को निर्माण हो जाता है किसका, सीपी बरार। और सीपी बरार मध्य प्रदेश का पहला प्रांत बना जिसकी राजधानी बनाई गई नागपुर। कहां पर बनाई गई बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर नागपुर। मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार, और इसकी राजधानी नागपुर। याद रखेंगे सीपी का निर्माण 1861, बरार का निर्माण 1903। कहां से आया, हैदराबाद के निजाम से, आसफ जहां 6 से। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत हम लोगों ने क्या किया बेटा, तो हम लोग कहेंगे प्रांतों का निर्माण किया। इस वर्तमान मध्य प्रदेश का एक प्रांत बना, इसे कहते थे सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार। इसकी नई राजधानी कहां बनाई बेटा, नागपुर। अर्थात यही था वास्तविक मध्य प्रदेश। तो वास्तविक एमपी क्या था बेटा, सीपी बरार। इसीलिए अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी क्या है, तो हम लोग कहेंगे नागपुर है। क्या है, नागपुर। समय बीतता गया और आखिरी में हमने चला भारत छोड़ो आंदोलन, और 1947 में अंग्रेज राजी हो गए और हमारा देश का होगा बेटा आजाद हुआ। और जैसे ही आजाद हुआ तो एक टॉपिक खत्म हुआ। 1947 से पहले, तो हम कहेंगे 1947 से पहले मध्य प्रदेश में सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार नाम का हम लोगों ने क्षेत्र बनाया, प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी क्या थी बेटा, नागपुर। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सेकंड, और जिसका नाम क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे 1947 से लेके 1956 का मध्य प्रदेश। 47 से लेके 1956 का मध्य प्रदेश। टेंशन नहीं लेने, 10 मिनट 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। क्या क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, रेवोत्तर। कहां से पता चला है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, मध्य प्रदेश के रेवोत्तर का मतलब क्या है, नर्मदा के उत्तर में पाया जाने वाला भाग, नर्मदा के उत्तर में। ठीक है सर, नर्मदा क्यों, क्योंकि रेवा नर्मदा का ही प्राचीन नाम है, और रेवा का रियल अर्थ होता है ऊदने फादने वाली, जलप्रपात का निर्माण करने वाली, वाटरफॉल बनाने वाली।
ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या पता चला, तो पता चला बुद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूक्त में 16 महाजनपद भारत में बताए गए, 2 मध्य प्रदेश में, एक अवंती एक चेदी। अवंती कितने थे, तो फिर 2 थे। उत्तरी अवंती राजधानी कहाँ है बेटा, उज्जैनी। दक्षिणी अवंती क्या है बेटा, महेशपति महेश्वरी। जबकि बेटा हम लोग और किसकी बात करें, और बेटा हम लोग बात करते हैं किसकी, चेदी। राजधानी क्या थी, सुप्तावती। समय बीतता गया, राजा बीतते गए, आखिरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सवाल आएगा अंग्रेजों ने शासन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से की, सागर, दमोह और कौन सा, नर्मदा वाला भाग। कब मिला, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, क्योंकि मराठाओं के सरदार थे अप्पाजी भोसले, उनसे ले लिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 1853 में हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत के तहत राघोजी तृतीय से हम लोगों ने क्या ले लिया, नागपुर पर अधिकार हो गया। ये सारा का सारा क्षेत्र उन्होंने किसी दे दिया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जिसकी राजधानी थी आगरा। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश को कहां से हैंडल किया, आगरा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी प्रांत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़े। जब बेटा हम लोग आगे बढ़े तो पता चला कि इसी के साथ 1857 की क्रांति एंड 1858 ईस्वी का एक्ट, जिसमें ब्रिटेन के क्राउन का शासन भारत में शुरू। 1861 में हमने किसका निर्माण किया, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस। लेकिन हैंडल कहां से होगा,